हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, उसके पार्ट 1 को फिजिक्स के, जिसमें कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज यानी आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके आगे ये वाले पार्ट में हम लोग कुछ बेहद ही शानदार टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के पहले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों ये वाला। ठीक है, कि अगर धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप हो, ये हम लोग का देखिए धन आवेश है प्लस क्यू और ये ऋण आवेश यानी माइनस क्यू एक दूसरे के समीप हो, मतलब समान अंतर इस टाइप से देखिए एक दोनों के समूह समीप हो। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने टॉपिक में क्या लिखा, फिर से देखिए पढ़ रहे हैं। अगर धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप हो तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा धन आवेश के सतह से शुरू होती है और ऋण आवेश के सतह पर खत्म होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दोस्तों ये वाला धन आवेश ये वाला हो गया हम लोग का, ये ऋण आवेश। तो इसके सतह से ही देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा शुरू हो रही है और ये देखिए ऋण आवेश के सतह पे जाके खत्म हो रही है। उसी तरह से ये वाला भी देखिए हम लोग का इस तरह से आएगा और इस पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखिए धन आवेश से शुरू हो रही है और ऋण आवेश पे जाके खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये फिगर के माध्यम से आप लोग का टॉपिक क्लियर होगा। तो इस टॉपिक को क्लियर रखना है कि जब दो आवेशों को, ठीक है, जब दो आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, फिर से देखिए टॉपिक, जब धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप हो तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा होती है जो कि धन आवेश के सतह से शुरू होती है, मतलब धन आवेश के इससे सतह से शुरू होती है इसके, और ये ऋण आवेश के सतह पे खत्म होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इसका अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी हिंदी में हम लोग इसे बोल सकते हैं आवेश का गुण, कि आवेश का क्या गुण होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग नहीं देखा है तो वो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हो। आवेश के बारे में हम लोगों ने बता दिया था कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में जानेंगे कि आवेश का क्या क्या गुण होता है। तो देखिए इस पार्ट में हम लोगों ने आवेश के 8 गुणों को देखेंगे। 8 गुण को हम लोग देखिए यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए सबसे पहला गुण क्या होता है कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला। देखिए कि प्लस में भी आवेश क्या होता है, ये देखिए प्लस में भी होता है आवेश और ये माइनस में भी। ठीक है, तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि आप लोगों ने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ लिया होगा कि सदिश राशि जिसे वेग और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है दिखाने के लिए, और अदिश राशि में सिर्फ वेग की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। अब तीसरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, संरक्षी होता है। ठीक है, आवेश कैसा होता है, संरक्षी होता है। और चौथा टॉपिक हम लोग को जानना है कि आवेश एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी हिंदी में आवेश का योगात्मक गुण का पालन करता है। ये हो गया इसका चौथा गुण। और पांचवा गुण ये यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का है आवेश क्वांटमीकृत होता है, इंग्लिश में हम लोग का क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, और आगे छठा गुण इसका जो है वो है आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसे हम लोग इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी आवेश की अचरता का गुण भी कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना दोस्तों कि आवेश के अचरता का गुण किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है इस टॉपिक को, कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसे ही इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। ये हम लोग का आवेश का छठा गुण हो गया। चलिए दो और गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। आवेश ट्रांसफेरिएबल होता है यानी स्थानांतरणीय होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ले जाया जा सकता है आसानी से। और लास्ट टॉपिक इसका पढ़ना हम लोग को कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान का अस्तित्व जो है वो आवेश के बिना संभव है। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसके अगले टॉपिक में बहुत ही अच्छे टॉपिक को जानेंगे कि आवेश और द्रव्यमान के बीच में तुलना, कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी चार्ज और मास के बीच में अंतर। ठीक है, देखिए कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, यहाँ हम लोगों ने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, सीबीएसई वालों बच्चों के लिए। चलिए
देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे, एक तरफ हम लोगों ने चार्ज को रखा और एक तरफ हम लोगों ने द्रव्यमान को रखा, ठीक है, यानी मास को रखा। तो आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है पहले टॉपिक में, और द्रव्यमान के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। इधर हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने बताया कि प्लस माइनस दोनों में आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू दिख रहा था हम लोग को। लेकिन द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी भी आप लोगों ने इस टाइप से नहीं सुना होगा कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है वो माइनस में होगा, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक को हम लोग जानेंगे। दूसरा, आवेश संरक्षित होता है और द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हम लोग को जानना है कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। ये हम लोग का तीसरा अंतर हो गया इन दोनों में। और चौथा हम लोग का है, देखिए, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। ये हम लोग का चौथा टॉपिक क्लियर हो गया। और आगे हम लोग का पांचवा टॉपिक है कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, जैसे कि पीछे में हम लोग आवेश के गुण में पढ़े थे, और द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में तुलना हम लोग का समाप्त हुआ। ये 5 टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर रखना है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके नोट बनाते जाइएगा सारे प्रश्नों को, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बेहद ही शानदार टॉपिक को जानेंगे यहाँ पे, तो अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही VVI है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, अंग्रेजी में। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसे हम लोग इसके डेफिनेशन को सबसे पहले जानेंगे। कि देखिए यहाँ से, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय, ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय के अंदर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण समान होता है। इसे ही आवेश के संरक्षण या आवेश के संरक्षण के सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आप लोग का क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए इसके बाद अगला बेहद ही शानदार टॉपिक को हम लोग को जानना है। देखिए आगे बहुत ही ज़्यादा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है अभी, तो चलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ तक तुम लोग का क्लियर हो गया था कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है ये वाला टॉपिक। ये भी VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, ठीक है। तो इसके पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे कि आवेश का जो परिमाण होता है यानी पूरा मान होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसे ही हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है या क्वांटमीकरण कहते हैं। तो जैसे में हम लोग देखिए इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग का Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ Q हम लोग का आवेश हो जाता है और N हम लोग का ये हो जाता है नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल। ये देखिए आपस में क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी गुणज, पूर्णांकी गुणज है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग का 1 रहता, ये 2 रहता, तो ये आपस में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इंटू ई, जैसे या ये 1 इंटू ई। तो यहाँ पे हम लोग का क्या काम करता है, पूर्णांकी गुणज का। तो अच्छे से आप लोग को याद रखना है यहाँ पे इस वाले टॉपिक को कि आवेश का जो परिमाण होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्णांकी गुणज होता है। जैसे कि Q बराबर प्लस माइनस यानी जहाँ N बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग जानेंगे कूलाम्ब के नियम, कि कूलाम्ब्स लॉ क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कई बार पेचीदा समझ के छोड़ के चले आते हैं, तो बहुत ही सरल ढंग से इसके सॉल्यूशन को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि कूलाम्ब ने 2 नियम दिया था, ठीक है। कूलाम्ब के नियम को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कूलाम्ब ने कितने नियम दिया था, 2 नियम। सबसे पहला उनका नियम था कि समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है, ठीक है। यदि कोई दो समान आवेश हो, कि जैसे हम देखिए अब दोस्तों समान आवेश क्या होता है, कि जैसे में समान आवेश मतलब दोनों में प्लस चार्ज हो, ये भी प्लस Q हो ये वाला, और दूसरा जो टॉपिक हम लोग का वो भी क्या हो, प्लस Q हो, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित कर देगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर ये भी प्लस रहेगा और ये भी प्लस रहेगा, ठीक है, यानी दो अगर चुंबक का जो होता है वो प्लस प्लस अगर हम लोग सटाते हैं, एक दोनों को नज़दीक लाते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होती है, पीछे भागती है। यही हम लोग का कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे असमान आवेश में आकर्षण होता है, कि अगर एक प्लस हो, असमान आवेश में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों,
एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक पे प्लस चार्ज हो प्लस क्यू और एक पे क्या हो माइनस क्यू हो। और जब इन दोनों को आपस में लाएंगे यानी एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण, वो और भी अपने आप खुद ही नज़दीक आ जाएगा, आपस में आकर के सट जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहला। और चलिए दूसरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा पेचीदा है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको यह टॉपिक कैसा लगा, क्लियर हो पाया कि नहीं। चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग का है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए पढ़ रहे हैं। कूलम्ब्स के दूसरा नियम जो बोल रहा था वो कह रहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाले, जैसे कि दो आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ठीक है, मान लीजिए तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल होता है का परिमाण जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आगे आप लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये वाला। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ से यफ समानुपाती Q1 इंटू Q2, यहाँ से आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, ये हम लोग का यफ जो हो गया बल का परिमाण हो गया, ये वाला। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच, यहाँ पे देखिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाले, कहाँ गया ये वाला, देखिए दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का, यानी देखिए यहाँ पे पहले आवेश का परिमाण क्या है Q1, यहाँ से मॉड लगाने से उसका पूरा परिमाण आ गया, और ये Q2 के गुणनफल, ये इंटू का मतलब क्या हो गया, गुणनफल के समानुपाती है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए कि ये आवेश है एक और ये यहाँ पे ये आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r², यानी यप व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा परिभाषा से। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए दोस्तों दो समीकरण प्राप्त हो रहा है। ये हम लोग का पहला समीकरण प्राप्त हुआ, यप समानुपाती Q1 इंटू Q2 मॉड में। ठीक है, और दूसरा यप व्युत्क्रमानुपाती 1/r², जैसा कि हम लोगों ने फिगर में पढ़ा। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर देखेंगे क्या प्राप्त होता है। जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे, यहाँ से हम लोग का यप समानुपाती Q1 इंटू Q2/r², यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए यप समानुपाती Q1 इंटू Q2/r², ये वाला दोनों को मिलाने पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे यफ बराबर, यहाँ पे हम लोगों ने के एक कोफिशियंट ले लिया यानी नियतांक ले लिया, के इंटू Q1 इंटू Q2/r², जहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जहाँ के क्या है, जो हम लोगों ने लिया के एक नियतांक है, इसका मान मात्रक पद्धति और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि दोनों आवेश जो ये एक क्यू है और एक क्यू है, ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों के बीच का माध्यम क्या है। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे कि CGS पद्धति में के बराबर मान होता है, उसका के का मान होता है 1, यदि माध्यम दोनों के बीच का क्या हो, हवा और निर्वात हो। ठीक है, ये याद रखेंगे, याद करने वाला टॉपिक है। उसके बाद जानेंगे SI पद्धति में क्या होगा। ये देखिए SI पद्धति में के बराबर 1/4πε0। देखिए ये इसका मान, इसका नाम है एप्सिलॉन नोट, जो कि आपको आगे डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और इसका मान जो होता है दोस्तों, इस 1/4πε0 का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए कुछ और टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ से हम लोग का ये देखिए दोस्तों फॉर्मूला बनता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आप लोग का चल रहा है तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा पीछे अच्छे से तो पढ़ ही लिए होंगे, चलिए थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं, ये वाला टॉपिक क्लियर कर देते हैं। ये देखिए आप लोग को कूलम्ब्स का सेकंड लॉ अच्छे से पढ़ लेना है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का परिमाण जो होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी से हम लोगों ने इस टॉपिक को क्लियर किया कि यहाँ देखिए यप समानुपाती Q1 इंटू Q2 का मॉड और ये यप व्युत्क्रमानुपाती 1/r² की, जैसे ये एक दो आवेश यहाँ पे एक प्लस क्यू में है और एक माइनस क्यू में है और दोनों के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, r। तो इसी से हम लोग का ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ और ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। ये मॉड लगाने का अर्थ हुआ कि कोई भी संख्या पे मॉड लगाने पे उसका परिमाण पूरे पूरे मान को वह व्यक्त करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को, मैथ में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा गणित में। चलिए
अब यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया था, ये 9 गुने 10 पर पावर 9 ये के का मान होता है, ठीक है, एसआई पद्धति में। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को जानेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे वीवीआई है, विद्युतीय बल बराबर क्या होगा। विद्युतीय बल बराबर हम लोग का होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। याद रखना अच्छे से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग का टॉपिक जो हो गया, इस 1/4πε0 का मान हम लोगों ने पीछे पढ़ा 9 गुने 10 पर पावर 9 होता है, और ये हम लोग का ये मान सेम रह गया Q1 इंटू Q2 बटे R², जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। देखिए यहाँ पे कि के का मान यहाँ पे कितना आ रहा था दोस्तों, ये वाला 1/4πε0 का मान 9 गुने 10 पर पावर 9। यहीं से हम लोगों ने इस टॉपिक को उठाया, 1/4πε0 का मान कितना रखा, 9 गुने 10 पर पावर 9। तो ये अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूला होता है, बहुत ही आगे काम देगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जानेंगे कि एप्सिलॉन नोट होता क्या है। ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मुक्त स्थान या निर्वात की परावैधुता या विद्युतशीलता होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नोट कहते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके एक और वीवीआई टॉपिक को जानेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भी, कि माध्यम की परावैधुता या विद्युतशीलता जो ई होता है, ई इप्सिलॉन नोट यहाँ नहीं लगा दोस्तों, सिर्फ ई लगा है, ठीक है। जिसे कि हम लोग माध्यम की परावैधुता या विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान कितना होता है ये याद रखना है, 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग का ये देखिए दोस्तों, ये हो गया सी स्क्वायर का मतलब हो गया इसी से कूलाम्ब, और एन से न्यूटन, एम से मीटर स्क्वायर। तो अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जैसा आप लोग को सुविधा लगे, लेकिन अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते हैं ड्रीम क्लासेस को, और चैनल पे बने रहें। और क्लास 12 की स्टडी के लिए और कोई भी जनरल कंपटीशन, एसएससी, रेलवेज या बैंकिंग के लिए इस चैनल पे जुड़े रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।